अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड। तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लासिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है और हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है। तो हिस्ट्री में भी मैं 7th चैप्टर तक 6th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और 7th चैप्टर का पार्ट 1 भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो वही अशोक एक सम्राट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मतलब चैप्टर का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए, बेसिक कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस मैंने इसका पार्ट 1 तो कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन ज़रूर प्रेस करें, शेयर ज़रूर करें। और किसी को भी जो यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट नॉट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो लेट्स। तो अशोक सम्राट अशोक के बारे में हमने पढ़ा था कि जो मौर्य समाज की जो स्थापना थी वो 2300 साल पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थी उन्होंने की थी। और उनकी जो हेल्प थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो हेल्प थी वो कौटिल्य नामक एक आदमी ने की थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र की बुक भी लिखी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, राजधानी में जो सम्राट है, उसके बारे में। ठीक है, तो मेगस्थनीज, ठीक है, Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. ठीक है, Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by the armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has a special servant to taste the food before he eats. He never sleeps in same bedroom for 2 nights. ठीक है, oh my god. And about Patliputra, modern Patna, he wrote, this is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of gold, wood and mud brick. The king palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. ठीक है, why do you think the king had a special servant to taste the food he ate? ठीक है, तो और in what ways was Patliputra different from the Mohenjo-daro? ठीक है, तो चलो, अब क्या होता है कि जो मेगस्थनीज जो, ठीक है, चंद्रगुप्त का जो दरबार था, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये जो मेगस्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर जो था, इसका एक राजदूत था। ठीक है, तो जो मेगस्थनीज है, इसने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, और इसने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया। ठीक है, तो
मेगास्थनीज ने जो डिस्क्रिप्शन दिया, इस डिस्क्रिप्शन के बारे में है डिस्कशन है, ठीक है। तो सम्राट का जो जनता होती है, जो पब्लिक होते थे, उसके सामने आने के अवसर को ना शोभ यात्रा के रूप में जश्न की तरह मनाया जाता था। मतलब कि जब जो सम्राट होते थे वो अगर नॉर्मल लोगों के बीच में आते थे, तो वो जब भी आते थे उसको लोग ना जश्न की तरह, मतलब एक फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। तो जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनको सोने की पालकी में, आप सोचो आप, सोने की पालकी में उनको लेके जाया जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको ऐसा नहीं कि वो अकेले आते थे, उनके रक्षक भी होते थे, अंगरक्षक होते थे, ठीक है, जो कि सोने और चांदी से अलंकृत जो हाथी होती थी, एलिफेंट्स होते थे, उस पे ये लोग सवार रहते थे, ठीक है। कुछ अंगरक्षक क्या होते थे कि पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पे जो होता था कि एक प्रशिक्षित, मतलब कि ट्रेंड जो पैरट्स होते हैं, ट्रेंड तोता होता है, उसका झुंड रहता था, ठीक है, जो कि सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा रहता था, ठीक है। तो राजा क्या होते थे, राजा मोस्टली जो महिलाएं होती थी, हथियार बंद महिलाएं होती थी, फीमेल्स होती थी, उनसे घिरे हुए होते थे, ठीक है। तो वो हमेशा इस बात से डरे हुए होते थे कि कहीं उनको कोई मार ना दे, उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। मतलब कि एक तरीके से सोच लो कि कोई राजा जो निकलता है वो कभी बाहर नहीं निकलता था, अगर निकलता है तो वो अपने, जैसे आजकल लोग निकलते हैं, तो वो जो रिच लोग हैं या फिर जो नेता मंत्री हैं, वो लोग गार्ड्स का यूज़ करते हैं, गार्ड्स उनकी हेल्प के लिए होते हैं। तो उसी टाइम पे वो राजा वाजा के लिए अंगरक्षक निकलते थे, प्रशिक्षित तोताओं का झुंड रहता था उनके पास। आजकल लोग कार में निकलते हैं, उस टाइम पे वो लोग सोने की पालकी में ले जाए जाते थे, ठीक है। वो जब निकलते हैं उसको एक जश्न के रूप में, एक बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। और उनको हमेशा डर रहता था कि वो लोग बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन उनको उनकी डेथ ना हो जाए, उनको कोई मार ना डाले, कोई उन पे गोली ना चला दे, ठीक है, हत्या करने की कोशिश ना करे। मतलब उस टाइम पे गोली वोली तो नहीं होती थी, मतलब तब भी बाढ़ से जो भी होता था उससे हत्या ना हो जाए उनकी, ठीक है। तो और वो जो खाना खाते थे उसको भी, उनके खाने को ना पहले एक वो उन्होंने सर्वेंट्स रख रखे थे, नौकर रख रखे थे। तो जो भी खाना वो बनाते थे, जो भी खाते थे, उसको पहले जो सर्वेंट्स होते थे वो टेस्ट करते थे, और खाना का टेस्ट जो होता था ओके आता था या कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी तो वो खाना खाते थे, ठीक है। और ये भी करते थे कि वो लोग ना मतलब एक बेडरूम में 2 दिन तक नहीं, लगातार नहीं सोते थे। मतलब आज वो अगर इस बेडरूम में सोते हैं तो नेक्स्ट वो दूसरे बेडरूम में सोते थे, ऐसी चीज़ें भी होती थी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे भी, ठीक है। तो अब देखो पाटलिपुत्र जो है, मतलब जो मॉडर्न पटना है, उसके बारे में सुनो। तो ये एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी खूबसूरत, मतलब ब्यूटीफुल नगर है, सुंदर नगर है, ठीक है। ये एक विशाल बहुत बड़ा जो प्राचीर है, उससे उसके चारों तरफ उससे घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि 570 बुर्ज है और 64 इसके डोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो मकान है वो 2 मंजिला और 3 मंजिला है। तो जो मकान है वो, मतलब कि जो घर है वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है। राजा का भी जो महल है वो लकड़ी से बना हुआ है, जिसको और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए उस पे पत्थर की नक्काशी की गई है, ठीक है। अभिलेख उस पे अभिलेख नहीं, पत्थर की नक्काशी से सुंदर सुंदर उस पे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तथा इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं ना, बगीचे हैं, और चिड़ियों के लिए बहुत सारे स्पेस हैं, मतलब कि सुंदर सुंदर जगह है, मतलब सुंदर सुंदर एक उद्यान की तरह, एक बगीचे की तरह है, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि जो राजा जो खाना खाते थे, उसको खाने के पहले जो नौकर उनके होते थे वो खाने को टेस्ट क्यों करते थे? तो ये आप बता सकते हो कि उनको डर रहता था कि भाई कहीं उनके खाने में कुछ मिलाया ना हो, उनकी लोग हत्या ना कर दे, इसलिए ऐसा होता था, ठीक है। और जो पाटलिपुत्र था, जो पटना था, मतलब जो अभी जो पटना है, वो मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, उससे कैसे डिफरेंट था। तो ये आप लोग को आप देखो और समझो और लिखो और बताओ, ठीक है। ये आप लोग को करना है, ठीक है। तो और क्या होता है कि अब यहाँ पे एक अशोक की स्टोरी है, ठीक है। अशोक एक यूनिक रूलर, कि मतलब अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है।
तो क्या होता था कि द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज द अशोका। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस मौर्य वंशज के जो राजा हैं, सम्राट हैं, वो जो अशोक हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत एंड वेयर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो सबसे फेमस अशोक जो है वो सबसे मौर्य वंश का सबसे ज़्यादा फेमस और सम्राट है, ठीक है। वह एक ऐसा पहला ऐसा शासक था जिसने अपने इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों को अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषा में होते थे। ये तो हम पढ़ते आ रहे कि प्राकृत भाषा उस टाइम पे काफ़ी यूज़ की जाती थी, तो प्राकृत भाषा में होते थे या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये कोई कलिंग का युद्ध हुआ था, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। लेकिन उसके पहले तो अशोका वॉर इन कलिंगा में जो वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो अशोका में, तो कलिंगा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंगा जो है वो जो उड़ीसा जिसको अभी हम लोग बोलते हैं ना, उड़ीसा जहाँ पे पुरी भगवान है, उड़ीसा का ये पुराना नाम है, ठीक है। तो प्राचीन नाम जो है, पुराना नाम जो है वो कलिंग है उड़ीसा का, ठीक है। तो ही वॉज अशोका फॉट ए वॉर टू कन्क्वेर कलिंगा। तो उड़ीसा को जीतने के लिए अशोक ने कलिंग मतलब कि उड़ीसा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो however, he was horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. ठीक है। तो क्या है कि जो उड़ीसा है उसका जो प्राचीन नाम था वो कलिंग हुआ करता था। तो अशोक ने जो है ना वो कलिंग का युद्ध लड़ा था, और अशोक ने कलिंग का युद्ध इसी विचार के साथ लड़ा था कि वो कलिंग को जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अशोक ये सब युद्ध होता देखता है ना, और ये सब जब खून खराबा, इतने सारे लोगों के ब्लड पड़े हुए हैं और लोग मारे जा रहे हैं, ये सब वो देख के ना वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है, ठीक है। और दुख में वो ये डिसीजन लेता है कि वो आगे इन फ्यूचर कभी वो युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक कलिंग युद्ध का जो है वो एक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया गया है, कलिंगा वार में क्या क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो एक इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा हुआ है अशोका के थ्रू, ठीक है, डिक्लेयर किया है उसने कि क्या हुआ था। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed, ठीक है। तो this filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind of their relatives and friends, so their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad, and I have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think how to spread Dhamma. Dhamma is the Prakrit word for Sanskrit term Dharma, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अशोक ने ना एक अभिलेख लिखा था, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करना कि अशोक ने एक अभिलेख के थ्रू मतलब अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, उसके थ्रू लोगों से बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। तो अशोक लिखता है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पे विजय प्राप्त की, ठीक है। कलिंग मतलब अभी जो रिसेंट में उड़ीसा है, ठीक है। तो लगभग क्या होता है कि लगभग 1.5 लाख लोग इसमें बंदी बना लिए गए हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मेरा जो दिल है वो दुख से भर गया है, ठीक है। और क्यों?
तो क्या होता है कि जब कोई भी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो बहुत सारे लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण जो होते हैं, मंक्स जो होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है, ठीक है। जो लोग अपने रिलेटिव, सगे संबंधियों, मित्रों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, दास दासी होती है, वो लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, बहुत सारे, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को खो देता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हम दुखी हूँ। तो इसलिए मैंने ना धम्म का पालन करने और इसी की शिक्षा देने का निश्चित डिसाइड किया है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि धर्म के थ्रू लोगों का दिल जीतना फोर्सफुली जीतने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी को मार वार के किसी का दिल जीतने से अच्छा है कि आप बलपूर्वक विजय पाने से, मतलब इस टाइप से ज़्यादा अच्छा है कि आप धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीते, ठीक है। तो उसने ये बोला कि मैं ये इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बाद में जब मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बेटे और मेरे बेटे के बेटे, मतलब मेरे पोते इस इंस्क्रिप्शन को देखे एक संदेश के रूप में, और वो आगे चल के युद्ध ना करे, ठीक है। तो इसके बदले युद्ध ना करने के बजाय वो ये सोचे कि धर्म जो है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो धर्म शब्द का जो धर्म शब्द एक प्राकृत का शब्द है, और इसका जो संस्कृत शब्द में जो उसका मीनिंग है वो है धर्म, ठीक है। तो इसने धर्म की वो की थी, ठीक है। अब इसमें है अशोक कलिंग की जो लड़ाई होती है, हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग इट, कि मतलब वो अशोक जो सम्राट था उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में कैसे कलिंग की लड़ाई जो थी वो चेंज लाया। तो ये आप सब कुछ लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसने 800 साल बाद ये सोचा, 8 साल बाद सोचा राजा बनने के बाद, और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग को बंदी बना लिए गए, एक दूसरे से लोग बिछड़ गए, खून खराबा, ये सब देख के उसके मन में ऐसी चीज़ें आई, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द अशोक धर्मा, ठीक है। अशोक का जो धर्म था वो क्या था, ठीक है। अशोक का जो धर्म था वो क्या था, धर्म। तो अब देखो, Ashoka Dhamma did not involve worship of a god or performance or of a sacrifice. He felt that just as a father tried to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha, chapter 7. ठीक है, there were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as Dhamma Mahatma, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. ठीक है, but he built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged medical treatment for both human beings and animals. ठीक है, तो अशोक का जो धामा था वो क्या होता है, ठीक है। तो अशोक के धाम में, ठीक है, अशोक का जो धाम था उसमें किसी भी भगवान की कोई पूजा पाठ या किसी भी कर्मकांड की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। उससे ऐसा लगता था कि जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो वैसे उसका भी कर्तव्य है कि वो लोगों को, मतलब कि लोगों को क्या, अपनी जो उसकी जनता है, जो उसकी प्रजा है, उसको वो शिक्षा दे, ठीक है, वो इस टाइप के निर्देश दे और उसको चीज़ें बताए, ठीक है। तो वो जो बुद्ध भगवान का जो उपदेश था उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि
ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड था, तो उसको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें उसको थोड़ी सी संवेदना थी, ठीक है। तो उसके जो साम्राज्य थे उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। इससे भी कई बार क्या होता था कि उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा टकराव होने लगता था। जो जानवर्स होते थे, एनिमल्स जो होते थे, उनको मार के उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है। जो नौकर और जो दास होते थे उसके साथ भी बहुत गंदा क्रूर टाइप का बिहेव किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, जो फैमिली होती थी, नाइबर्स होते थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड किया, अशोक ने इतनी सारी चीज़ें नोटिस की और सोचा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना जो है वो उसका जो अशोक है उसका कर्तव्य है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने धम्म महामाद नाम के अधिकारियों की ना अधिकारी होते थे उनको अपॉइंटमेंट किया, मतलब, और उसको जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो वो उसने जो अपॉइंट किया था, ये जो अधिकारी होते थे धम्म महामाद नाम से, तो वो जाकर डोर टू डोर अपना बहुत सारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। तो इसके अलावा अशोक ने क्या किया कि इसके अलावा अशोक ने ना बहुत सारे आपके जो भी उसके संदेश होते थे उसको बहुत सारी शिला होता है, स्तंभ होता है, उसके इंस्क्रिप्शन पे उसको इंस्क्रिप्ट करा दिया, मतलब उस पर खुदवा दिया, ठीक है। अधिकारी जो होते थे उसके साथ उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि वे राजा के मतलब मेरे जो संदेश है, अशोक के जो संदेश है, उसको उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जिसको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, जो खुद पढ़ नहीं लिख सकते थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे, ठीक है। अशोक ने धर्म का जो विचार था उसको प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीन तथा श्रीलंका में भी अपने काफ़ी सारे दूत भेजे थे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बहुत सारी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनाया, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो उसने ना मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल की जो ह्यूमन बींग्स थे और जो एनिमल्स थे उन दोनों के लिए, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें अशोक ने की, ठीक है। तो अब यहाँ एक देखो द रामपूर्वा बुल, एक रामपूर्वा कोई के बुल है। तो लुक एट द फाइनली पॉलिश स्टोन स्ट्रक्चर, ये स्टोन से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखो आप लोग, ठीक है। तो ये बिहार जो बिहार है ना, बिहार का कोई रामपुरवा है, रामपुरवा में मिला एक मौर्यकालीन स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देखो उस टाइम पे जो ना चीज़ें होती थी, उस टाइम पे जो मूर्ति कला थी, उसका एक आप उसका एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो इसको ना अभी जो है राष्ट्रपति भवन में प्लेस किया गया है। तो देखो आप कैसा था उस टाइम पे, कैसे होती थी, ठीक है। तो अभी देखो अशोका मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें अशोक ने की थी। तो अशोका मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स, तो अशोक का जो मैसेज है वो अपनी जनता और प्रजा के लिए जो मैसेज है वो मैसेज क्या है, ठीक है। तो ये मैसेज आप लोग पढ़ो क्या है मैसेज, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। तो अशोक का जो मैसेज है अपनी जनता के लिए वो है कि जो लोग होते हैं वो बहुत सारी वेराइटी ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मतलब कि बहुत सारे अवसर होते हैं उसको वो अनुष्ठान करते हैं, ठीक है। व्हेन दे फॉल इल, जब वे बीमार हो जाते हैं, या जब उनके बच्चों की शादी होती है, या जब कोई बच्चा पैदा होता है, या वे लोग जर्नी पे जाते हैं, तो बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। तो दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, तो ये जो रिचुअल्स हैं वो उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर practices, this would be more fruitful. What are these other practices? These are being gentle and with slaves and servants, respecting one's elder, treating all creatures with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong praise one religion or criticize another. Is one should respect
the other religions. If one praises one own religion when criticizing another, one is actually doing greater harm one of own religion. Therefore one should try to understand the main ideas of another religion and respect. ठीक है, तो अशोक का जो कहना था कि लोग बहुत टाइम पे अवसरों पे अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो ये सब चीज़ें तब करते हैं जबकि वो बीमार हो जाते हैं, या उनके घर शादी होती है, उनके बच्चों की शादी होती है, या उनके घर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, या फिर वो कहीं पे यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के जो अनुष्ठान हैं, इस टाइप के जो रिचुअल्स हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। इस टाइप की पूजा करने के बजाय लोग कुछ इस टाइप की कुछ रीतियों को माने, वो ज़्यादा फलदायी है, मतलब वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं जो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो वो लिखता है कि वो ये है कि लोग अपने जो दास और नौकर होते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़े जो लोग होते हैं उनका आदर करें, जो जीव जंतु होते हैं उस पर दया करें, तथा जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दे, ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा ना करे, दोनों ही बातें गलत है, ठीक है। तो हर किसी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यदि कोई अपने धर्म की अच्छाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में क्या कर रहा है कि अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म को भी मानना चाहिए, उसको आदर सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अशोक ने कहा, ठीक है, अपनी जनता से, ठीक है। तो अब देखो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोड हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज दैट यू आर थिंक यू आर रिलेवेंट टुडे, ठीक है। तो भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमें एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं, जो आपके अनुसार आज भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो मतलब आज भी रेलिवेंट है, ऐसी चीज़ें अशोक ने बोली थी उस टाइम पे भी, ठीक है। तो अब ये देखो ये बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न इंडिया स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हियर यू कैन सी लेटर रिटन इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो आप यहाँ पे नीचे कुछ स्क्रिप्ट्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, कौन कौन से लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें आप इसको देख सकते हो। तो अर्ली ब्राह्मी, ये जो पहले टाइम पे ब्राह्मी होती थी, ये देखो त्र जैसा बनाया हुआ है, लेकिन ये आ है, ठीक है। ये देवानगरी हिंदी है जो हम यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा, ठीक है। ये जो है ये बंगाली में लिखी हुई है, ये मलयालम में लिखी हुई है और ये तमिल में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भाषाएं हैं जो अलग अलग उसमें लिखी हुई हैं लैंग्वेजेस में, अर्ली ब्राह्मी में, देवानगरी में, बंगाली में, मलयालम में और तमिल में। तो ये आप देखो समझने की कोशिश करो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अभी आप देखो एल्सवेयर में आ जाओ आप, तो somewhat before the time of Maurya Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. It was meant to protect the northern frontier of empire from pastoral people. Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of all empire kept shifting. The wall is about 6400 km long and is made of stone and brick with a road along the top. Several thousand people work to build the wall. There are watchtowers all along at distances of about 100 to 200 meters, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि
एक मौर्य समाज के, मतलब मौर्य समाज के उभरने, मतलब आपने सुना चैप्टर में पढ़ा कि 2300 साल पहले मौर्य समाज बना, ठीक है, मौर्य समाज आया। तो मौर्य समाज के उभरने से ना थोड़ा पहले, मतलब लगभग 2400 साल पहले चीन में जो सम्राट थे उन्होंने चीन की दीवार बनाने का काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसे जो बनाने का मुख्य इम्पोर्टेंट उद्देश्य था वो क्या था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक जो लोग होते थे ना, पशुपालकों लोगों से रक्षा करना था, ठीक है। तो अगले 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा, मतलब अगले 2000 वर्षों तक इसको बनवाने में टाइम लगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि इस साम्राज्य की सीमाएं क्या हो चेंज होती रही, बदलती रही, ठीक है। तो यह जो दीवार है वो लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर चौड़ी चौड़ी सड़कें भी बनाई गई हैं। तो इस दीवार को बनाने के लिए लगभग हजारों लोगों ने काम करना पड़ा था, हजारों लोगों को काम करना पड़ा था, ठीक है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस दीवार पे निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी अब देखो कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक अशोका एटीट्यूड टुवर्ड्स नाइबरिंग पीपल्स वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइनीज एम्परर। तो ये चाइनीज़ के जो चाइना के सम्राट थे, उन चीनी जो सम्राट थे उसका जो बिहेवियर था उससे जो हमारा सम्राट था, अशोक सम्राट था, उसका जो बिहेवियर था वो डिफरेंट कैसे था। तो ये आप बताओ कैसे भिन्न था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो कि कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हैं एम्पायर, कैपिटल, प्रोविंस, थम्मा, मैसेंजर्स, ऑफिशियल। ये फ्रेंड्स आप लोग याद जरूर कर ले, ठीक है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप लोग का कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, फिल इन द ब्लैंक्स करें, लेट्स रिकॉल करें, लेट्स डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट डेट्स है, बिगनिंग ऑफ द मौर्य एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स अगो, ये सब डेट्स वगैरह ज़रूर याद करें। मैप भी कुछ दे रखे हैं, इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना हमें ये सब देखने से हमको याद होती हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्वेश्चन चैप्टर समझने के बाद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सब आप ज़रूर सॉल्व करें। अभी आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, लाइक क्वेश्चंस हैं कि आप इमेजिन करो कि आप कलिंग में रहती हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि योर पेरेंट्स हैव सफ़र्ड इन द वॉर, और आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो वॉर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें बहुत सफ़र करते हैं। तो अशोका जो है वो अभी जस्ट पहुंचा है धम्मा नाम का जो न्यू आइडिया उसके साथ। तो आप डिस्क्राइब करो डायलॉग का, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच आप लोग क्या डिस्कस करोगे, ठीक है। तो अब लेट्स रिकॉल में है, ये सब आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है, चैप्टर ज़रूर पढ़े। अब देखो मैप यहाँ पे दिया गया है, तो शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रूट। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट है ना, सिल्क रूट कौन कौन सा है ये इसमें दिया गया है। आप ये देखो रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, तो ये आप ज़रूर याद कर लेना। रेड का जो डार्क रेड है ये डीज, मतलब एक टाइप से सोचो मैरून। तो दीज रूट्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ रूलर्स। ये आप देखो डार्क मैरून में कौन सा है, ठीक है। तो ये चाइनीज़ रूलर्स के अंडर में था। ग्रीन वाला दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा, चैप्टर 10। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट मैप भी आप देखो, मंगोलिया का मैप है। इसमें चाइनीज़, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक, रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेज, ये एक्सचेंजेज के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पे आपको एक पेज है, ये आप ज़रूर याद करें। ये पेज में लुकिंग अहेड है कि आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें है कि लगभग 200 साल पहले, लगभग 2200 साल पहले जो मौर्य साम्राज्य था कोलैप्स हो गया, वो उसका पतन हो गया, ठीक है। इसके स्थान पे साथ ही कई जगह पे भी जो नए राज्य थे वो उनका उदय हुआ, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर में, उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा, हिंद यवन राजाओं का, ठीक है। इसके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का
शासन स्थापित हुआ, मतलब मौर्य समाज खत्म हो गया 2000 साल पहले, ठीक है, सॉरी 2200 साल पहले। इसके बाद शक लोग आए, हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा, शक आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इनमें से 500 वर्षों तक कुछ शक राजाएं टिके रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल पाई। शकों के बाद कुषाण आए, तो कुषाण लगभग 2000 साल पहले आए, ठीक है। 2000 साल तक कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो चैप्टर 9 में तुम कुषाणों के बारे में पढ़ोगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक एक था पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो ये शुंगों के बाद कर्ण आए वंशों और कुछ और अदर वंश भी आए। तो 1700 साल पहले जब तक लगभग 17 साल पहले गुप्त समाज की स्थापना हुई, ठीक है। गुप्त समाज आया, गुप्त साम्राज्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों पर शकों का शासन था, ठीक है। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे हैं सातवाहन शासकों के, इनमें से कई सारे युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में 2200 साल से लेके 1800 साल के बीच चोलो चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया था। 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देखना। शक सिक्का, कुषाण सिक्का, हिंद यवन सिक्का, इसके बाद आपका सातवाहन सिक्का, मतलब आप इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, नमस्ते।